पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में पढ़ने वाले नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद तेजी के साथ जानलेवा मंशियात की इल्लत का शिकार हो रही है। स्टडी कर रहा था और उस टाइम फार्मेसी पे काम वगैरह भी कर रहा था ना, तो एक टाइम मेरे साथ एक टाइम ऐसा आया कि मैं नशे की तरफ ना बढ़ता गया, चोरी छुपे पहले सिगरेट यूज़ कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया नशे की तरफ, इस रास्ते पे गलत रास्ते पे ना। मेरे घर वालों को मालूम हुआ है तो उन्होंने मुझे एक सेंटर, प्राइवेट सेंटर में रिहैब में वहाँ पे शिफ्ट किया, वहाँ पे इलाज के लिए। वहाँ पे मुझे इलाज तो मेरा हुआ लेकिन मैं सही नहीं हूँ, ड्रग्स वैसे ही यूज़ करना शुरू कर दिया था वापस आके। पहले दिन मैं कुछ दोस्तों के पास गया, वो वहाँ पे आइस कर रहे थे और उन्हीं के साथ मिलके मैंने आइस की फर्स्ट टाइम। देन मैं अकेले करने लग गया था आहिस्ता आहिस्ता, और 4 to 5 मंथ मैंने रेगुलर आइस किया। मज़ा आता था स्टार्टिंग में, और एक टाइम आया कि मैं इतना ज़्यादा एडिक्ट हो गया था कि मुझे चीज़ें सुनाई देना शुरू हो गई थी, चीज़ें दिखाई देना शुरू हो गई थी आइस की वजह से। देन मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया और मैं रिहैब सेंटर आ गया। मैं 6th क्लास में था, वहाँ पे सिगरेट से स्टार्ट किया था। दोस्त थे और दोस्तों के साथ सिगरेट लेना शुरू किया। सबसे पहले सिगरेट, और सिगरेट के बाद चर्स, शराब, आइस। काफ़ी टाइम से मेरी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई थी, मतलब घर में लड़ाई झगड़े भी थे और फैमिली मना करती थी कि ना करो, लेकिन मैंने फिर भी उनकी बात ना सुनते हुए अपने काम को यानी ड्रग्स लेता रहा मैं। आपका जो बच्चा है उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज होती है, उसका मूड चेंज होता है, वो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में रहने लग जाता है, कट ऑफ हो जाता है, उसकी जो आँखों की मूवमेंट है वो चेंज हो जाती है, उसकी जो जिस्मानी हरकत हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसके फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। पेरेंट्स को तो सबसे पहले पता लगेगा। उसका एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो स्लीपलेस, दे स्लीप वेरी लेस और दे स्लीप टू मच। तो टीचर्स कहाँ हैं, स्कूल्स कहाँ हैं, यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं? हर तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5 में से 2 बच्चे समझ लें इसमें इन्वॉल्व हैं। पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो आजकल गैप आ गए, उसकी वजह सोशल मीडिया, मोबाइल का, फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूजेज, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये जो तादाद है ये बढ़ती जा रही है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम और तरबियत के एक इजलास में ये इंकशाफ सामने आया कि पाकिस्तान में साल 2025 में मुल्क भर की 58 यूनिवर्सिटियों में मंशियात से मुतल्लिक 365 वाक़यात रिपोर्ट हुए। दस्तावेज़ात के मुताबिक सबसे ज़्यादा 153 केसेस इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में रिपोर्ट हुए, जबकि पंजाब में 130, सिंध में 75 और खैबर पख्तूनख्वा में 7 केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की यूनिवर्सिटियों में 28, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में 10 और सिंध की यूनिवर्सिटियों में 8 तालबात मुबैना तौर पर मंशियात के इस्तेमाल के केसेस में मुलव्वस पाई गईं। अगर आप रेशो चेक भी करें तो लड़कियां ज़्यादा हैं, और केसेस भी लड़कियों की ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। इसकी रीज़न ये है कि लड़कियों का जो माइंड है ना, इमोशंस की बात करते हैं ना, तो इमोशंस के हवाले से बात करें तो लड़कियों के इमोशनल चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली प्यूबर्टी की एज में। और बच्चियों को वैसे भी ज़्यादा शो ऑफ, बनाव सिंगार, इन चीज़ों पे होता है, और उनको ब्यूटी के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनको एक्सेप्टेंस के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनको वेट के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, राइट। तो वो उसमें एक्सेप्टेंस के लिए बहुत सारी इन चीज़ों का शिकार हो रही है। डिप्रेशन बहुत कॉमन है, एंजाइटी बहुत कॉमन है। वाई? बिकॉज ड्रग का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। ANF का अपने प्रोटोकॉल्स के मुताबिक वो यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट भी करते हैं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, फिर स्टूडेंट्स के साथ उनका प्रॉपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसकी वजह से वो इंस्टीट्यूशंस में आते भी हैं और उनके लेक्चर्स भी होते हैं। प्लस हॉस्टल्स में अगर हम फील करें, यस आई हैव डन दिस वन, कि हमने बाज़ इंस्टीट्यूशंस में ANF को बुला के हमने प्रॉपर सर्चिंग करवाई। इट डजंट मीन कि वहाँ पे ऐसा था। कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता कि बहुत कोई एग्रेसिव एक्शन लिया जाए, बिकॉज दे थिंक दे आर अ ब्रांड। तो अगर वहाँ पे कोई ऐसी बात हो जाएगी तो उसके अंदर जो है उनकी बदनामी होगी। एक तो ये आप अनाउंस करेंगे देयर विल बी नो सिगरेट, और कई यूनिवर्सिटियों कॉलेजों ने किया। दूसरा, मैंने उनसे कहा कि आप रेगुलर सेमिनार्स करें, आप पेरेंट्स को बुलाएं। आप अगर पेरेंट्स को नहीं बुलाएंगे तो पेरेंट्स को कैसे सेंसिटाइजेशन होगी? ANF की वेबसाइट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसदाद मंशियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर के तालीमी इदारों में 44% तालिब इल्म
मंशियात के इस्तेमाल का तजर्बा कर चुके हैं, जबकि एक दूसरी रिपोर्ट में ANF मंशियात से वाबस्ता तलबा का तनासुब 53% तक जाहिर करती है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि 27% तलबा मंशियात के मुस्तकिल आदी हैं। इन तलबा की अक्सरियत चर्स, आइस, क्रिस्टल मेथ और मुख्तलिफ नशावर गोलियां इस्तेमाल करती है। वर्ल्ड बैंक और दूसरे कई इदारों के जमा करदा आदादोशुमार के मुताबिक बड़े शहरों के तालीमी इदारों में 43 से 44% नौजवान किसी न किसी सतह पर अल्कोहल, तंबाकू नोशी, शेड्यूल्ड अद्वियात या दीगर नशावर अशिया के आदी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मंशियात और जराइम UNODC की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 44% नौजवान तलबा मंशियात इस्तेमाल करने का तजर्बा कर चुके हैं। पाकिस्तान में 80 लाख से 1 करोड़ अफराद तक जो हैं वो नशे की बीमारी में मुब्तला है। नशे का इस्तेमाल करने वालों की तादाद इससे भी 10 गुना ज़्यादा है। यानी आप यूँ समझें कि नशा अब कोई दूर की बात नहीं है। आप जो रोज़मर्रा लोगों से मिलते हैं, आम तौर पर पसे पर्दा कोई ना कोई नशा भी चल रहा होता है, लेकिन नशा करना और नशे की बीमारी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नशा करने वाले जो हैं वो देखने में बज़ाहिर ठीक दिखाई देते हैं, और जो नशे के मरीज़ होते हैं वो तो आपको पता ही है कि डिसफंक्शनल हो जाते हैं, उनके रवैये ख़राब हो जाते हैं। तो आप यूँ समझें कि 10 लोग अगर नशा करते हैं तो 1, 1.5, 2 उसमें से नशे का मरीज़ भी बन जाता है। 2 चीज़ें हैं। एक तो फ्रस्ट्रेशन जो आपने बताई, टेंशन बताई, जो कि बुनियादी रीज़न है नशा इस्तेमाल करने का। 2-3 रीज़न है। एक ये भी है, कुछ ग्लैमर है, कुछ एडवेंचरस होते हैं बच्चे, तो एडवेंचर के लिए भी करते हैं, फ़न के लिए भी करते हैं और स्ट्रेस में भी करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी नशे के अद्वियात हैं जो जगाने में मदद देती हैं। आपके ऊपर कंपटीशन का प्रेशर है, आपके ऊपर स्ट्रेस है, आप चाहते हैं मैं 24 घंटे जाग के पढ़ाई करूं, तो वो नशा लेते हैं, 24 घंटे आपको नींद नहीं आती, लेकिन उसके बाद आप उसके नशे ही बन जाते हैं। ये वो आदादोशुमार हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को रिपोर्ट हुए। जो रिपोर्ट ना हो सके या ना किए गए, उनके बारे में महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि ये मालूमात सिर्फ यूनिवर्सिटियों के बारे में सामने आई, जबकि कॉलेजेस, स्कूल्स और दूसरे तालीमी इदारों के बारे में मुस्तनद आदादोशुमार दस्तयाब नहीं। किसी भी इदारे के पास कोई ताज़ा सर्वे नहीं जिसकी बुनियाद पर कोई हतमी अंदाज़ा लगाया जा सके। यहाँ तक कि पाकिस्तान में मंशियात के आम इस्तेमाल के बारे में भी ज़्यादातर दावे मिलते हैं, कोई जामे तहकीक वजूद नहीं रखती। वो तालिब इल्म जिनका मुस्तकबिल बहुत रोशन हो सकता है, वो लोग जो ज़िंदगी में बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहे होते हैं, सडनली वो नशे का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं अपनी किसी बेचैनी या डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए या किसी के मशवरे पे, और इस तरह वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं। 20 मई 2025 को सेनेट की कायमा कमेटी की मीटिंग, जिसकी सदारत सेनेटर समीना मुमताज़ ज़ाहरी कर रही थीं। इस मीटिंग में मुल्क में इंसदादे मंशियात के सबसे बड़े इदारे एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने जो रिपोर्ट पेश की, उसके आदादोशुमार बहुत हंगामा खेज थे। ANF के मुताबिक मुल्क भर की 237 यूनिवर्सिटीज़ में 17 करोड़ तलबा मंशियात के मुमकिना इस्तेमाल के खतरे से दो चार हैं। अगले रोज़ कौमी मीडिया ने इन आदादोशुमार को शाया किया, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि कहीं भी इस किस्म के आदादोशुमार पर बहस ना हो सकी और ना ही पार्लियामेंट के किसी इजलास में इन आदादोशुमार को किसी ने चैलेंज किया। अव्वल ये कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में नौजवान तालिबे इल्म मौजूद ही नहीं हैं, और अगर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की 2023 में शाया होने वाली रिपोर्ट को देखा जाए तो पूरे मुल्क में प्राइमरी जमात से यूनिवर्सिटी तक ज़ेरे तालीम तालिबे इल्मों की तादाद 5 करोड़ 60 लाख है। जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनकी तादाद 2 करोड़ 60 लाख के करीब। आपके पास वो फिगर्स हैं जो कि रिपोर्ट हुए, आपके पास शायद वो फिगर्स नहीं हैं जितने कितना काम हुआ और कितना ज़्यादा डे इन डे आउट सारी एजेंसीज़ ने इस पे अपना जोर लगाया। ड्रग्स पुलिस के लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, सेंसिटिव मैटर। आपने ये जो फिगर बताया है 71 केसेस का, या इतने नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस या इतने केसेस किसी लेवल पर रजिस्टर हुए हैं, उनको पॉइंट आउट किया गया है, ये अब हमें पता नहीं है ये 1 साल के हैं, फॉर द लास्ट मैनी ईयर ये कब के। जो ये फिगर है दैट नीड्स टू बी अगेन प्रूव्ड। इस वक्त नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट का प्लस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का प्लस ANF का, क्योंकि वी आर ऑन द सेम पेज, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस नासूर को किसी तरीके से भी पेनिट्रेट नहीं करने देना। इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट इज़ द वन।
हम इन्वेस्टिगेट्स ने तलबा में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान के बारे में एंटी नारकोटिक्स फोर्स से राब्ता करके उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन बार बार की दरख्वास्त और राब्ते के बावजूद एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से मौक़िफ़ मौसूल नहीं हो सका। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम ऐसे इदारे जो तालीम और ख़ास तौर पर तालीमी दरसगाहों में मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहते हैं, इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान की तालीमी दरसगाहों में मंशियात का इस्तेमाल गैर मामूली तौर पर ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स में एकेडमिक और पर्सनल इश्यूज़ जो उनके घर के मामलात होते हैं वो साथ मिलके ही एक दबाव का जो है वो एक रीज़न बनते हैं। पीयर प्रेशर में बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जिस तरीके से कुछ लोगों को इस चीज़ का होता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ या करता हूँ फिर भी इतने मार्क्स नहीं आते, उस चीज़ का काम आ जाते हैं। या दोस्तों में भी अगर किसी का ज़्यादा आ जाए नंबर, उस चीज़ का भी होता है। उसके अलावा आप देखें तो अगर हम इसी चीज़ को घर में लेकर जाएं तो घर वाले भी अगर उस चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, पढ़ाई पे भी ताने देते हैं। यूथ डिविडेंड वाले मुल्क हैं और जो आबादी के तनासब का 65 से 70% हैं वो इस वक्त नौजवान हैं हमारे मुल्क में। ये इस ड्रग मार्केट के लिए और इस की जो सप्लाई के लिए बड़ी एक अट्रैक्टिव मार्केट है हमारा मुल्क जो है, और ये इस आबादी को रीच आउट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अनचेक्ड है, अनरेगुलेटेड है। एजेंसीज़ जो कि ज़िम्मेदार हैं इसको रोकने के लिए वो शायद अपनी रिट कायम नहीं कर पा रही हैं, तो ये नशा जो है ये स्टूडेंट्स तक पहुंच रहा है। अगर आपको अपने बच्चे में चेंजिंग्स फील हो रही हैं, आपको लग रहा है आपका बच्चा इम्पल्सिव हो रहा है आपके बच्चे में, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इफेक्ट करती हैं। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई पे करें, कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ाई में सही जा रहे होते हैं, बट उनकी बाकी जो चीज़ें हैं, डिसीजन मेकिंग है, मेमोरी है, वो इफेक्ट होना शुरू होती है जनरल लाइफ सेटिंग के अंदर, कॉमनली जो यूज़ होती है। तालीम को अज़ियतनाक बना दिया गया है, तो टीन एज में पहुँचते पहुँचते 17-18 साल की उम्र में स्टूडेंट्स इतना दबाव महसूस करते हैं कि वो सिगरेट, चरस और इस तरह के नशों की तरफ फिर माइल हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ाई नहीं कर सकते तो अमूमन उन्हें बेइज्जत किया जाता है, घर पे भी और स्कूल में भी। और उस अजियत को फिर बर्दाश्त करने के लिए ये तरीके बनाए हुए हैं उन्होंने, कभी सिगरेट पी लिया, चरस पी ली, क्लास से बाहर फिरते रहे, और टीचर्स के साथ जब बातचीत होती है तो तब भी उनको थोड़ा तौहीन का सामना होता है। मंशियात के फैलाव की रोकथाम के लिए काम करने वाले सरकारी इदारे, मंशियात के आदी अफराद की बहाली का काम करने वाले नफ्सियाती माहिरीन और उसातिज़ा के मुताबिक पाकिस्तान के तालीमी इदारों में पाए जाने वाले नशे की कई इकसाम हैं। केन है, इट इज़ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ पर ग्राम, आम आदमी तो वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। इसी तरह हेरोइन है, इसी तरह आइस इज़ रिलेटिवली चीपर बिकॉज वो केमिकल छोटे से कमरे में भी आप मुख्तलिफ चीज़ों को मिला के कर सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट ओनली अ बॉयज़ प्रॉब्लम, आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट, कई लड़कियाँ भी इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली फंस जाती। तीसरा आ जाता है पीयर ग्रुप। अब पीयर ग्रुप में क्या है कि अगर एक लड़का या लड़की स्मोक कर रही तो जो उसके बाकी दोस्त हैं वो ऑल्सो दे स्टार्ट स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप एज आई हैव सीन। स्मोकिंग के बाद फिर होता है कि अच्छा थोड़ा सा ना ये चर्च लगा लेते हैं, फिर वो चर्च पे चले जाते हैं, फिर चर्च के बाद वो कहते हैं व्हाई नॉट गिव इट वन ट्राई, कि वो हार्ड ड्रग कर लेते हैं। आइस वेप इज़ वेरी कॉमन। वेपिंग तो ऐसे है जैसे इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ, डेली लाइफ, ये बहुत कॉमन है। और ज़्यादातर पेरेंट्स को इस एज में शक भी नहीं होता, ये ड्रग जैसी चीज़ तो मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता, और करेगा तो मुझे पता होगा। और बच्चे बहुत स्मार्ट हैं आजकल के। अब अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो लगता है आने वाले दौर में इससे भी कम एज होती जाएगी। आजकल के तो 6-7 साल के बच्चे इतने मेंटली शार्प और स्मार्ट हैं, बस उनको डायरेक्शन देने वाले जो हैं पेरेंट्स मौजूद नहीं हैं अगर, तो वो बच्चा इन्हीं चीज़ों पे जाता है। और आप चाहे बहुत अच्छी पेरेंटिंग भी दे रहे हो ना, तो जो उसके पीयर प्रेशर है या जो उसके इन्वायरमेंट में हो रहा है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। तालीमी इदारे जो हैं वो तजारती इदारे भी हैं, वो थोड़ा फेस वैल्यू भी रखना चाहते हैं, लिहाजा वो कंट्रोल अप्रोच पे करते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें बेशक हों लेकिन नज़र ना आएँ, सतह से नीचे रहें, और खुल के तस्लीम करना कि हाँ हमारे कॉलेजों या यूनिवर्सिटियों में नशे का रुझान है,
اس کا وہ کھل کے یقین کے ساتھ پتہ نہیں چلانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ بس بات کرتے رہیں, ماحول بناتے رہیں, کہتے رہیں کہ نشہ نہ کرو. نشوں میں اگر ہم دیکھا جائے تو جو زیادہ تر ہے وہ اوبویسلی نکوٹین ہے. اس میں ویپ آ جاتا ہے, سگریٹس آ جاتی ہیں, ویلو اس طریقے کی چیزیں آ جاتی ہیں. باقی جو لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈرگس, جس طرح الکوہل بہت کم ہوتا ہے لیکن اس کی بھی جو ہے وہ چیز موجود ہے. اس کے علاوہ میروانہ ٹائپ یہ سب چیزیں آتی ہیں. بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کتنے افراد نشے کا شکار ہیں اور ان میں کتنے مرد اور کتنی خواتین شامل ہیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے منشیات و جرائم کے تخمینوں اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسداد منشیات کی بریفنگز کے مطابق پاکستان میں منشیات کے عادی افراد کی مجموعی تعداد 76 لاکھ سے 90 لاکھ کے درمیان ہے. ان میں 78% مرد اور 22% خواتین شامل ہیں. ان اندازوں کے مطابق ملک کی 6% آبادی بالخصوص 15 سے 64 سال کی عمر کے افراد کسی نہ کسی قسم کے غیر قانونی نشے کا شکار ہیں. تشویشناک بات یہ ہے کہ منشیات کا استعمال کرنے والوں میں سے 50% افراد کی عمر 30 سال سے کم ہے. یہ وہ تعداد ہے جس میں ہمارے ملک کے طالب علم بھی شامل ہیں اور جن کی تعداد میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کس طرح پہنچ جاتی ہیں, کون اس کا ذمہ دار ہے اور غلطی کہاں ہے. جو سپلائی سائڈ تھی پہلے بڑی ریسٹرکٹیو ہوتی تھی, بڑی کم اور محدود تعداد میں سننے میں آتی تھیں کہ یہ منشیات یا یہ جو ڈرگز ہیں یہ اویلیبل ہیں, اور ان تک رسائی بڑی مشکل ہوا کرتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ٹیکنالوجی ہر ایک کے ہاتھ میں آ گئی ہے, ان تک رسائی, ان کی معلومات, یہ کہاں سے ملتی ہیں, کون سپلائی کرتا ہے, یہ اب بڑی عام معلومات ہوتی جا رہی ہیں. ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک پہ معلومات ٹرانسفر ہوتی ہیں, ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں جاتی ہیں. واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی رسائی ممکن ہو گئی ہے. یہ بچے کا قصور نہیں ہے, یہ ایک گروپ ہے جو انوالو ہے, اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں میں لے کے جاتا ہے, ان کو راستے دکھاتا ہے. شروع میں یہ لوگ ان کو مفت میں چیزیں دیتے ہیں, ان کو ڈفرینٹ اپارٹمنٹس کے اندر ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ان کو بلاتے ہیں, فری انویٹیشنز, پارٹیز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ وہ ہوتا ہے. تو اس کے اندر جب جاتے ہیں اسٹوڈنٹس تو اپنے ساتھ اور اسٹوڈنٹس بھی ساتھ لے کر آتے ہیں. شروع میں تو ان کو وہ چیز مفت میں پرووائڈ کی جاتی ہے نا, لیکن وتھ ٹائم جب یہ ایڈکشن پہ آ جاتے ہیں, ان کو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, تو اوبیسلی ان کی 10-15 ہزار کی جو پاکٹ منی ہے اس میں تو یہ نہیں سروائیو کر پائیں گے. اکراس دا بورڈ پورے پاکستان میں تعلیمی اداروں کے اندر نشے کے بڑھتے ہوئے رجحان جو ہے یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. آپ نے وجہ پوچھی, اس کی وجہ اس کی بڑی ملٹی فیسٹڈ ہے, مطلب کوئی اس کی ایک وجہ نہیں ہے. سب سے بڑی وجہ شاید جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم اتنا ہی ہے جتنا پہلے پچھلی نسل کے پاس یا اس سے پچھلی نسل کے پاس ہوا کرتا تھا. 24 گھنٹے ہی ہیں, لیکن کام اور زندگی کی جو سپیڈ ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہماری جو میں سمجھتا ہوں کہ ینگ نسل ہے, جو ینگ جنریشن ہے, وہ اس سپیڈ کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہی. جب آپ کے اوپر بہت زیادہ ٹینشن بڑھتی ہے, اسٹریس بڑھتی ہے, تو اس کے لیے پھر آپ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اس میں سے ایک نشہ ہے جو سگریٹ سے شروع ہوتا ہے اور پھر بہت ہائی لیول تک جاتا ہے. اس میں شک نہیں کہ دستیاب اعداد و شمار اور حقائق کے مطابق ہمارے تعلیمی ادارے منشیات فروشوں کے نشانے پر ہیں, لیکن وہ کون سی وجوہات ہیں جو ایک طالب علم کو اور خاص طور پر ایک ذہین طالب علم کو نشے کی وادی میں لے جاتی ہے؟ آج کل تو ہے نا اسکول, کوئی اسموک کر رہا ہے تو اسکول, کوئی بھی ڈرگ لے رہے ہیں تو اسکول, آئس لے رہے ہیں تو اسکول. تو وہ ایک پریشر آ رہا ہے سوسائٹی کا بھی کہ جس پیئر پریشر جسے ہم کہتے ہیں. پہلے دیکھیں پریشر ہوتا تھا نمبرز لینے ہیں زیادہ, پہلے پیئر پریشر یہ ہوتا تھا یہ فرسٹ آ رہا ہے تو مجھے بھی کمپٹیشن میں فرسٹ آنا ہے, ہم اس کو بھی برا کہتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اب کیا ہے, اگر اب اس کا لائف اسٹائل ایسا جا رہا ہے, وہ پارٹی کر رہا ہے, وہ آئس لے رہا ہے, وہ کوئی ڈرگ لے رہا ہے, تو ہم اس پیئر پریشر میں لے رہے ہیں. اور ایک بچہ کیونکہ اس نے ایکسیپٹنس لینی ہے نا, اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو کوئی ریجیکشن نہ ملے تو وہ دوسروں میں بھی پھیلا رہا ہے. آج کل آئس کا زیادہ چل رہا ہے, اس سے پہلے ہیروئن آئے تھے, اس سے پہلے لوگ میڈیسن پہ تھے, اس سے پہلے چرس پہ تھے. گریجولی چیزیں
मार्केट है, ख़रीदार है, तो नए नए चीज़ें आती है। अब भी ज़्यादातर जो स्कूल के बच्चे वो आइस पे ज़्यादा है, जो सुनने में आ रहा है, स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे या यूनिवर्सिटीज़ के आपके हॉस्पिटल्स में नर्सिस में है, वो ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल पे है, टेमीजेसिक, सोसेगान, इस तरह के इंजेक्शन लगाते हैं। आए दिन इम्तिहान, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, मिड टर्म टेस्ट हो रहा है, सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम हो रहा है, टर्म एंड एग्ज़ाम हो रहा है, फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है। देखिए, स्टूडेंट्स की काबिलियत को जांचने के दुनिया में और तरीके भी हो सकते हैं। ये जो इम्तिहानों वाला तरीका है, हमें इससे भी अब आगे बढ़ना होगा, इससे भी आगे निकलना होगा। इन तमाम इश्यूज़ के साथ किसके साथ बात करें? काउंसलिंग चाहिए उसको, मेंटरिंग चाहिए उसको, उसकी कोई अटेंटिव लिसनिंग चाहिए उसको, एम्पैथेटिक लिसनिंग चाहिए उसको गाइडेंस दें, रहनुमाई दें, और उसको आप इन चीज़ों से बचा सकते हैं। वो किस तरह का दबाव है जो तालिब इल्म को नशे जैसा इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर देता है? जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो बहुत प्रेशर वाला तालीमी निज़ाम है, और उसके अंदर मुसलसल इम्तहानात और मुसलसल असेसमेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को बहरहाल प्रेशर में ले आती हैं। अब प्रेशर सब ने लेना है, प्रेशर से कोप करने का जो कैपेसिटी है वो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे उस प्रेशर से कोप कर जाते हैं, कुछ बच्चे कोप नहीं कर पाते, कुछ बच्चे उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते फिर वो इधर उधर देखते हैं, कहाँ जाएं, किससे बात करें, किन मशागल में अपने आप को इन्वॉल्व करें, किन मामूलात में अपने आप को रिलैक्स करें इन्वॉल्व करके। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो फिर वो बिल आखिर ऐसा कोई इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारा जो नौजवान तबका है, जिसमें ख़वातीन भी है और मर्द भी है, दोनों नशे की तरफ रुझान उसका बढ़ रहा है। इसकी मोस्ट कॉमन जो वजह हो सकती है पीयर प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा जो सोसाइटी है और हमारा जो मेन जो हमारे मुल्क में जो बेरोज़गारी है, और जो लोग इतने डिग्रीज़ हासिल करके और उनको नौकरियां नहीं मिल रही होती है, तो जो पेशेंट डिप्रेशन में जाता है उसके बाद वो नशे पे भी लग जाते हैं। डॉक्टर शहजाद खान तालिब इल्मों में बढ़ते हुए नशे के रुझान के बारे में जहां दीगर वजूहात की निशानदही करते हैं, वहां उनका ख्याल है कि हमारे यहाँ गैर सेहतमंद मुकाबले के रुझान ने भी तालिब इल्मों को नशे की तरफ धकेला है। इसकी वजह सीवियर कंपटीशन है, शदीद कंपटीशन है, और उस कंपटीशन का मैं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसको भी ज़िम्मेदार ठहराऊँगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्रिएटिविटी, तख़य्युल की परवाज़ को, नई चीज़ पेश करने को, सोच को खोलने की बजाय सोच को बांधना, उसको कंट्रोल करना, और टीचर को एज़ ए हुक्मरान और एज़ ए मालिक उस क्लास का प्रेजेंट करना होता है। तो जो शख्स, जो बच्चा उस थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, क्रिएटिव होता है, जो एजुकेशन के सब्जेक्ट्स के अंदर इतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट नहीं होता, वो विक्टिमाइज़ होता है। बच्चों पे तालीम का इस तरह बोझ लाद दिया जाता है कि उनको बड़ी दबाव की कैफियत होती है। इसमें कम्पेटिटिवनेस जो है, ये अजियतनाक जो माहौल कई 100 साल से, 300 साल, 400 साल से है, उसकी वजह से बच्चों में फिर नशे के रुझानात होते हैं। ये पाकिस्तान में ही नहीं, अमेरिका में भी जो अच्छी दरसगाहें हैं वहाँ बच्चे बड़े टेंस माहौल में काम करते हैं। जितनी अच्छी तालीमी दर्स का, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी, उतना ही ज़्यादा नशे का रुझान। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, जितना बेहतरीन स्कूल, जितनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी, उसका उतना ही बेड़ा गर्क। एक तालिब इल्म जो तालीमी इदारे से ज़्यादा वक्त अपने घर में गुजारता है, अगर उसके वालिदैन और ख़ानदान के दीगर अफराद उसकी जिस्मानी हालत, आदात और मेल जोल के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं रखते, तो क्या इसमें उसातिज़ा कसूरवार हैं? हमारे टीचर्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा कसूर है कि वो इतना ज़्यादा असाइनमेंट्स का और इतना ज़्यादा पढ़ाई का और कंपटीशन को इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कर देते हैं। हालांकि ये सब्जेक्टिव है, आप में और मेरी सलाहियतों में बड़ा मीन आसमान का फ़र्क होगा। आप किसी एक सलाहियत में मुझसे बेहतर होंगे, मैं किसी और सलाहियत में बेहतर होऊंगा, लेकिन हम सब को ना एक ही रंग में डालते हैं। 40 बच्चे बैठे हैं एक क्लास में, हम 40 के 40 को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। टीचर जो है वो उनकी कॉम्पिटेंस अपने हिसाब से मेजर करता है। तो मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे आपको खुश करना है। तो बच्चा यूनिवर्सिटी जाना चाहता है तो वालिदैन उसको पूछ सकें कि हम तुम पे ये जो सरमायाकारी करने वाले हैं,
تو ہم یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ تم اس پروجیکٹ کو کامیابی سے فلائنگ کلر میں مکمل کرو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملاقات تمہارے ٹیچر سے ہوتی رہے, ہم تمہاری پرفارمنس چیک کریں اور ہمیں تمہارے یونیورسٹی سے یہ رپورٹ ملے کہ تمہارا یورین جو ہے وہ ڈرگ سے پاک ہے. اگر یونیورسٹی والے ایسا کوئی بندوبست نہیں کرتے تو والدین کو شرط لگانی چاہیے کہ تمہارے سیمیسٹر کی فیس اگلی ادا کرنے سے پہلے ہم تمہارا یورین چیک کرنا چاہیں گے. لیکن گھروں میں اسے تھوڑی بادل-عادی سمجھا جاتا ہے. بچے کہتے ہیں آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے ہم پر شک کیا. زیادہ تر فادرز آپ نے نوٹ کیا ہوگا آج کل باہر ہیں. مدر جو ہے بیٹوں پہ اسپیشلی اس طرح سے نظر نہیں رکھ سکتی کیونکہ ٹین ایجرس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے. تو ہی واز لائک کہ مجھے فرینڈ نے کہا ایک ٹرائی کرو, مجھے نہیں اچھا لگا بٹ اس نے فورس کیا کہ چلو 2-3 دفعہ اور کرو. اب نا ہی از لائک کہ میں چوریاں کرتا ہوں, میں گولڈ بیچ چکا ہوں اپنی مدر کا. اور وہ بالکل ایسا بچہ نہیں تھا. اس کی جو مورال جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ, پیرنٹس بہت شریف, بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی. پیرنٹس نے بھی کہا کہ ہم اب سمجھ نہیں آتا کہاں سے روکیں. بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ نوجوان طالب علموں کو کس طرح نشے کی لعنت سے بچایا جا سکتا ہے. کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں سوائے انسداد منشیات کا دن منانے کے عملی طور پر اس قسم کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ طالب علموں کو موت کی اس وادی میں جانے سے روکا جائے؟ ایک استاد کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ طالب علم کے رویے میں غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تعلیمی اداروں کی جو پالیسی ہے وہ نشے کو روکنے میں اس لیے ناکام ہے کہ وہ پالیسی شیم بیسڈ ہے. یعنی تعلیمی ادارے چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر باقاعدہ کوئی کام نہ کیا جائے, جیسے اسکروٹنی کی جاتی ہے, جیسے یورین ٹیسٹنگ ہوتی ہے. تعلیمی ادارے چاہتے ہیں کہ وہ کاسمیٹک کام کریں, وہ نعرے لگائیں, اور حقیقی طور پر جو ایک سٹرکچر بنانا ہے جو کہ کسی یونیورسٹی کو یا اسکول کو نشے سے پاک رکھ سکتا ہے, اس میں بین الاقوامی طور پر ہر اسکول میں اب ضرورت ہے 1000 میں سے ایک طالب علم کا یورین رینڈملی چیک کیا جائے. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے. تعلیمی درسگاہیں جو ہیں ان کے پاس شاید وسائل نہیں ہیں. ظاہر ہے ان کا کام تعلیم دینا ہے, تدریس کرنا ہے, نہ کہ اسٹوڈنٹس کی یہ ان ایکٹیویٹیز کے اوپر صبح شام نظر رکھنا. آلدو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلاس روم کے علاوہ بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں اور ہم دیکھیں کہ ان کی سوشل انگیجمنٹس کیا ہیں, ان کی دوسرے جو تفریحی لمحات ہیں ان میں وہ کیا کرتے ہیں. اس میں والدین کا بھی کردار ہے, اس میں اساتذہ کا بھی کردار ہے, اس میں جو ہماری ایجنسیز ہیں جو کہ اس کو روک تھام کے لیے کام کرتی ہیں, جو اقدامات لینے چاہیے ان کا بھی کردار ہے. یہ ایک ملٹی سیکٹورل اپروچ مانگتی ہے. اگر اس کو ہم نے چیک کرنا ہے, اگر اس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے, اگر اس کو ہم نے روک تھام کرنی ہے. پہلے تو ریکگنائز کریں نا مسئلہ, ریکگنائز کریں گے تو پھر سلوشن کی طرف جائیں گے. اور سلوشن ظاہر ہے چیلنجنگ ضرور ہے, پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اگر 400-500 ارب ڈالر کی بزنس ہے تو اوبیسلی ڈیمانڈ تو ہے, تو ہم نے سپلائی کو بھی روکنا ہے اور ڈیمانڈ کو بھی کٹیل کرنا ہے. جو ڈرگ ایڈکشن کے کیسز ہیں یا ڈرگ پیڈلنگ کے جو کیسز ہیں اس کے اندر جب کوئی بڑی کھیپ پکڑی جائے اس کی وائڈ ڈسیمینیشن ہونی چاہیے, میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر. کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ زیادہ تر آج کل یہ ٹویٹر اور انسٹاگرام, اب وہ جو ہے نا کہ ہم اخباروں میں دے دیں, اخبار تو پڑھتا ہے کوئی نہیں. ایون ٹی وی آج کل کا بچہ نہیں دیکھتا, وہ تو دیکھتا ہے انسٹاگرام پہ کیا ہے, ٹویٹر پہ کیا, اور اس طرح کی جو فیس بک پہ کیا ہے. وفاقی وزارت صحت کے اعداد و شمار اور نفسیاتی ماہرین کے مطابق ملک میں نشے کے عادی افراد کے علاج کے لیے 500 سے زائد سرکاری اور غیر سرکاری مراکز موجود ہیں جن کو طب کی زبان میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز کہا جاتا ہے. عام طور پر نشے کے عادی افراد کو علاج اور نشے کی عادت سے چھٹکارا پانے کے لیے ان سینٹرز میں بھیجا جاتا ہے. کیا یہ سینٹرز واقعی نشے کے عادی افراد کے شافی علاج کے لیے مکمل طور پر معاون ہیں, اور کیا ان کا طریقہ علاج جدید ترین طبی اصولوں کے مطابق ہے؟ نشے کرنے والے جو بچے ہیں یا نوجوان ہیں یا بالغ لوگ ہیں, کیا ان کا مکمل علاج ممکن ہے؟ نشے کی بیماری میں علاج شروع ہوتا ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. مریض کی زندگی پہ, لائف سٹائل پہ کام کیا جاتا ہے, لیکن علاج اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ مریض کے اندر کریونگ کی آخری رمق بھی باقی ہوتی ہے. جب مریض یہ اپنے طرز عمل سے اور نتائج سے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اب اسے علاج کی ضرورت نہیں,
تو وہ روز روشن کی طرح یہاں ایک معاملہ ہے. لیکن ایسا سوچنا کہ کوئی 2-3 مہینے کے لیے کسی ریہیب میں جائے گا اور پھر وہ اس کا علاج مکمل ہو جائے گا, تو یہ بالکل غلط بات ہے. کوئی اچھا ریہیب سینٹر ہے نا جس میں ویکلی بیسس پہ, منتھلی نہیں ویکلی بیسس پہ جو ہے ٹریننگز دی جا رہی ہیں اور انہی ٹریننگز میں عمل کرایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ لوڈو کھلا دی, چیس کھلا دیا اور بس میڈیسنز دے کے اسٹاپ کر دیا. وہ ریلیکس کرتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کی فل فلیش ٹریننگ نہیں کی ہے. آپ نے اس کو بس وقتی ایک وال بنا دی اور وہ وال ٹوٹ جاتی ہے جیسے آپ اس سینٹر سے باہر آتے ہیں. اور اگر آپ ریہیب میں لے کے جا رہے ہیں تو ریہیب کے فوراً بعد میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اس پیشنٹ کو, اس کلائنٹ کو آپ فوراً سے تھیراپیز کے اوپر لے کے جائیں. کوئی بھی ڈس آرڈر ہوتا ہے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ سیویرٹی کے بعد اس کو بیلنس رکھنے کے لیے میڈیسنز نہیں تھیراپیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. میڈیسن سیویرٹی میں کام آتی ہیں یا تب کام آتی ہیں جب کلائنٹ ریڈی نہیں ہوتا تھیراپی کے لیے. ادروائز تھیراپی از دا بیسٹ آپشن. کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر چاہے وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی اپنا نام خراب نہیں کرنا چاہتا. ہاں کچھ ادارے ایسے ہیں جو ان رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیرامیڈکس یا پراپر پروفیشنل سٹاف ہوتا ہی نہیں ہے, جو کچھ ڈرگ ایڈکٹ نے ہی بنائی ہوتی ہے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں. ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا بزنس ہے. دنیا بھر میں زیادہ تر جو ریہیب ہے وہ پیشنٹ پارکنگ کرتے ہیں, کہ والدین تھک گئے, اپنے پیشنٹ کو آ کے پارک کرا دیا, اس کے بعد 100 دن کے بعد لے گئے, دیکھنے میں وہ موٹا ہے, اچھا خاصا چمکدار چہرہ, صحت مند چہرہ, اور لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے. لیکن یہ ایک ٹیوننگ ہو سکتی ہے, اسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ریکنڈیشننگ ہے. لیکن اصل علاج جو ہے جس کے اندر نشے کی کریونگ بن جاتی ہے بیماری کی شکل میں, اس کی یہ کریونگ جو ہے مہینوں میں نہیں سالوں میں دور ہوتی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی سسٹم ہے کہ اگر کوئی نشہ کرتا ہے, جو ریہیب سینٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں, ہم آ کے اٹھا لیں گے اور رکھ لیں گے, اور 3 مہینے رکھیں گے, 6 مہینے رکھیں گے, ایز لانگ ایز دا فیملی از ولنگ ٹو پے. دس از اگینسٹ ہیومن رائٹس, دس از اگینسٹ دا نیچر آف treating somebody who's using drugs. تو جو سینٹرز پاکستان میں ہیں وہ انفارچونیٹلی ایک بھی نہیں ہے جو میں کہہ سکوں کہ یہ والنٹری سینٹر ہے. ملک کے تعلیمی اداروں کو منشیات فروشوں سے کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے حکومتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تعلیمی درسگاہ جو ہے یا تعلیمی ادارہ جو ہے, کالج, یونیورسٹی, ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ اسٹوڈنٹ انجوائے کرے اپنا سٹے جو ہے. تو کیا ہم اسٹوڈنٹس کو ان کی اورینٹیشن ویک میں یہ کہتے ہیں کہ انجوائے یور سٹے ود اس, اٹس لائک یو ہیو ٹو ایکٹ لائک اے ہوٹل. ہاسپٹیلٹی آفر کریں ان کو, وارمتھ آفر کریں ان کو, رسپانسونیس آفر کریں ان کو, کرٹسی آفر کریں ان کو, اور ان کو شو کریں کہ وی آر دیر ٹو ہیلپ یو آؤٹ, وی آر دیر ٹو لسن یور پرابلم. بچوں کے اندر تھوڑی سی اویئرنیس پیدا کی جائے اور بچوں کو کانفیڈنس میں لیا جائے, نہ کہ ان کو ڈس رسپیکٹفلی ان کو شیم کیا جائے کہ جی اگر آپ ڈرگس کرتے ہیں تو آپ غلط ہیں, ان کو سوسائٹی سے ایکسکلوڈ کیا جائے. ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کے اندر ان کی کانفیڈینشیل کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, ان کو اعتماد میں لینا چاہیے, ان کو بتائیں کہ اگر آپ کسی بیڈ ہیبٹ کے اندر انوالو ہیں تو تعلیمی ادارہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کا وائس چانسلر صاحب آپ کے ساتھ ہے, آپ کی فیکلٹی آپ کے ساتھ ہے, آپ کا پروفیسر آپ کے ساتھ ہے. جب اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا وہ آپ کے آفس میں آئے گا. دوسری طرف ہمارے پاس ایسی لاتعداد مثالیں ہیں کہ کس طرح نشے کے عادی نوجوان طالب علموں نے منشیات کے استعمال کو ترک کیا, بلکہ اب دوسرے نوجوانوں کو نشہ چھوڑنے کے عمل میں مدد کر رہے ہیں, اور انہیں یقین ہے کہ نشے کی اس وبا کا مل جل کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ڈرگ ایڈکشن کی اویئرنیس بہت زیادہ دی ہیں, یہاں پر پراپر تمباکو ڈے ہوتے رہتے ہیں, اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کلاسز میں سیشنز ہوتے ہیں. اگر کسی کو دیکھ لیں تو وہ انہیں بہت سمجھاتے ہیں, اویئرنیس ہوتی ہے, کنٹرول یعنی ادر یونیورسٹیز کے اکارڈنگ یہاں پر بہت زیادہ ہے. تو میں کہوں گا بہت منیمم اسٹوڈنٹس تھے جو یہاں پر تھے, اب تو وہ بھی نہیں رہے, کیونکہ یہاں ہیلتھ ویلنس سینٹر ہے تو وہاں پر وہ تھیراپیز دیتے ہیں, سیشنز ہوتے ہیں, ایون ان کے سیشنز نہیں ہوتے, ان کے فرینڈس کو لے کر آتے ہیں تاکہ وہ خود کو باقی سب سے الگ نہ سمجھیں. اویئرنیس سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سبسٹانس ابیوز کے بارے میں اگر ہم ایک اویئرنیس سیشنز یا پھر اویئرنیس کوئی تھراپیز پرووائڈ کرتے ہیں, جس طرح ہیلتھ سروس اکیڈمی میں ڈفرینٹ کلاسز میں جا کے ہماری سیشنز ہوتی ہے سبسٹانس ابیوز پہ, اور ایون دو
हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के बाहर जाके स्कूल्स कॉलेजेस में जाके जो ये अवेयरनेस जब फैलाते हैं, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। इसके थ्रू जब हम इनको स्टूडेंट्स को हम आगाह करते हैं और इनकी नुकसान और इसकी जो लॉन्ग टर्म इनके लिए जो इफ़ेक्ट होता है उनकी हेल्थ पे, अगर इनको हम आगाह करें तो फिर इट विल बी अ वेरी बेटर सोल्यूशन टू स्टूडेंट्स। हमारे मोस्टली ऐसे सेमिनार्स होते रहते हैं, ऐसी वर्कशॉप्स होती रहती हैं, मोस्टली यहाँ पे लोगों को नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतना एम्पावर करना चाहिए और उनको इतनी नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो हेल्दी चॉइसेस ले सकें, क्योंकि जब अगर उनके पास नॉलेज ही नहीं होगी, हम हमेशा कहते रहते हैं कि अच्छा स्मोकिंग नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं यूज़ करना, लेकिन हम उनको उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं क्लियरली बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है, मोस्टली नॉलेज दी जाती है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो आई थिंक इससे, क्योंकि स्टूडेंट्स को जब पता होगा कि वो जो चॉइसेस ले रहे हैं वो ऑब्टेन कर रहे हैं वो उनके फ़ायदे में है या नहीं है, या लॉन्ग रन में वो उनको कितना नुकसान दे सकती हैं। इतनी सारी अवेयरनेस दी जा चुकी है, इतने डिजीज़ और इतनी कंडीशंस बताई जा चुकी हैं कि हम लोग समझते हैं और हमें वाकई पता है कि स्मोकिंग या जो टोबैको है इसका हमारे सेहत के ऊपर काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। और हम लोग फिर उसी चीज़ को इम्प्लाई कर रहे होते हैं अपने फैमिलीज़ पे, अपने फ्रेंड्स पे, तो इस चीज़ को ओवरकम किया जा रहा है। और सबसे बड़ा रोल जो हमारे वीसी हैं या हमारे मतलब बड़े हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं उनका है रोल, क्योंकि ना वो लोग इस चीज़ को स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे, उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, इस चीज़ को इनकाउंटर किया है और उसके बाद इस पर ना काफ़ी जो है ना बच्चों की मेंटोरिंग की। हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, वहाँ पे भी बच्चों को बाकायदा बुला के उनकी काउंसलिंग की गई, उनको इस रास्ते से हटाया गया। पाकिस्तान की बका इसके नौजवानों से है। जब तक हम खामोश रहेंगे हम अपने मुस्तकबिल को मखदूश बनाते रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम मंशियात की इस वबा के खिलाफ खामोशी तोड़ दें और अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि जिंदगी का कोई नेमुल बदल नहीं होता।